हेलो जी। आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग स्टॉक मार्केट्स के अंदर। तो कैपिटल मार्केट लिंक बिजनेस है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ और आप किसी भी कंपनी का, चाहे वो एच डी एफ सी एमसी हो गया, मतलब जिनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट कर रखा है, चाहे वो एच डी एफ सी एमसी हो गई, आईसीआईसीआई हो गया, कोटक हो गया, एसबीआई हो गया, किसी का भी म्यूचुअल फंड लो और हमारे प्लेटफॉर्म से खरीद लो। उसके उसके ऊपर हम एक छोटी सी फीस कमाएंगे फ्रॉम द कंपनी। मतलब जिस कंपनी का एयूएम इन्होंने बढ़ाया, जिस कंपनी का इन्होंने प्रोडक्ट बेचा, जिस कंपनी का इन्होंने म्यूचुअल फंड बेचा, उससे हम थोड़ा सा एक कमीशन ले लेंगे। यही हमारा पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है। इनके इसके अलावा भी दो तीन और वर्टिकल्स हैं, उन दोनों तीनों के बारे में भी बात कर लेंगे, बट वहां से कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता नहीं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हम शुरू करते हैं वही मार्केट कैप से। तो रफली रफली 10,000 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। अब अगर हम इनके सारे के सारे सेगमेंट की बात करें और कौन किस तरीके का इनकम आता है, क्या वो रिकरिंग इनकम है, नॉन रिकरिंग इनकम है, कोई फी इनकम है या कमीशन बेस्ड इनकम है, वो सारी भी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला तो है और सबसे बड़ा है इनका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस। देखो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में ये लोग क्या कर रहे हैं कि इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया फंड बाजार के नाम से। म्यूचुअल फंड के लिए फंड बाजार, फंड बाजार के नाम से इन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखा है। तो वहां पर आपको सारे के सारे म्यूचुअल फंड दिख जाएंगे कि भाई एच डी एफ सी ने ये 10 म्यूचुअल फंड निकाल रखे हैं, एसबीआई ने ये 10 म्यूचुअल फंड निकाल रखे हैं, कोटक ने ये 10 निकाल रखे हैं। अब आप जिसमें चाहो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पहली चीज हो गई। तो ये है कमीशन बेस्ड इनकम और दिस इज रिकरिंग इनकम, क्योंकि जब तक वो एयूएम उसके पास रहेगा तब तक आपको कमीशन इनकम मिलता रहेगा। तो दिस इज रिकरिंग विद कमीशन इनकम। अगर मैं बात करूं, जो इनका सेकंड प्रोडक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस में पहले ये काफी कम छोटा सा सेगमेंट हुआ करता था, बट ये भी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे इनका जो मेजर बिजनेस है म्यूचुअल फंड वाला, तो जब बेयर मार्केट आएगा तब म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस काम खराब करने लगेगा, क्योंकि एयूएम भी नीचे जाने लगेगा और इनका कमीशन भी नीचे जाने लगेगा। और जो इंश्योरेंस वाला बिजनेस है वो मतलब ऑल सीजन बिजनेस है, उसको कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा कि अभी दिवाली आ रही है, अभी होली आ रही है, या अभी बुल मार्केट चल रहा है, या अभी बेयर मार्केट चल रहा है। इंश्योरेंस तो पूरा साल उसी रेट पे बिकेगा। आइडियली तो उसी रेट पे बिकना चाहिए। तो इसीलिए ये लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में। तो जैसे पॉलिसी बाजार है, पॉलिसी बाजार का आपने नाम सुना होगा। वो पीबी फिनटेक का ब्रांड है। पॉलिसी बाजार के वेबसाइट के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, एग्रीगेटर की तरह काम करते हैं और सारी की सारी इंश्योरेंस पॉलिसी लिस्ट करा देते हैं। और उसके बाद जब आप पॉलिसी बाजार के ऊपर जाके एक अपना पॉलिसी खरीदते हो तो वो कंपनी से एक छोटा सा कमीशन ले लेते हैं। सेम चीज ये लोग भी करते हैं। इन लोगों ने अपना प्लेटफॉर्म बना रखा है, वही फंड पॉलिसी करके या फंड इंश्योरेंस करके कोई प्लेटफॉर्म बना रखा है। ये फंड बाजार, फंड इंश्योरेंस, इसी तरीके से इनके सारे के सारे प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर भी ये लोग वही करते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करो, उनके ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिस्ट कराओ, और जब भी कोई हमारी वेबसाइट पे आके वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदे तो हमें एक छोटा सा कमीशन मिलेगा। वो वाला कमीशन भी रिकरिंग होता है, क्योंकि भाई उसका रिन्यूअल आता है। अब आपने गाड़ी का इंश्योरेंस लिया तो उसका रिन्यूअल आएगा। आपने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया तो आप हर साल प्रीमियम पे करोगे, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो हर साल प्रीमियम पे करोगे। तो दिस इज ऑल्सो अ कमीशन इनकम, कमीशन बेस्ड इनकम एंड अ रिकरिंग इनकम। अगर तीसरे इनके सेगमेंट की, एक तीसरे वर्टिकल की बात करें तो हमें पता चलेगा ये लोग अदर फाइनेंशियल एसेट्स भी बेचते हैं। मतलब अगर अगर मैं बात करूं, बॉन्ड्स खरीदवाने में आपको मदद करते हैं, या आपको अनलिस्टेड शेयर्स खरीदवाने में मदद करते हैं, इन सारी चीजों में भी मदद करते हैं। तो ये भी कमीशन बेस्ड एंड फी बेस्ड इनकम हो गया। कि जैसे अगर किसी ने किसी के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो बॉन्ड में इन्वेस्ट करने वाला तो हो गया कमीशन बेस्ड इनकम। बट किसी ने कोई अनलिस्टेड शेयर खरीदा तो अनलिस्टेड शेयर हो गया फी इनकम, कि भाई आप उससे ब्रोकरेज फीस भी तो लोगे। भाई अनलिस्टेड के केस में वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, आप कुछ ज्यादा चार्जेस लगा दोगे, वो सारी चीजें ठीक है, बट वो एक फी इनकम है। वो हर बार आपको हर साल आके हिट नहीं करेगा, या हर महीने आके आपको वो इनकम मिलेगा नहीं। तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कमीशन एंड फी इनकम। तीसरा वाला प्रोडक्ट सेगमेंट भी हमने समझ लिया। और फाइनली जो चौथा इनका डिवीजन है वो है इनका खुद का ब्रोकिंग डिवीजन। तो ये खुद के डीमैट अकाउंट भी खोलते हैं। तो डीमैट अकाउंट से भी जो मेंटेनेंस चार्ज आता है, ब्रोकरेज फीस आती है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये भी एक इनका छोटा सा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन करता है। देखो, मेजोरिटी तो इनका आता है म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन से ही। बाकी सारा और कुछ बहुत सारी चीजें करते नहीं है। अगर मैं इनके सबसे पहले हम बात कर लें कि इनका रेवेन्यू मिक्स किस तरीके से आता है, कौन सा डिवीजन कितना कंट्रीब्यूट करता है, उसके बारे में भी बात कर लें।
तो हमें पता चलेगा 80% ऑफ द रेवेन्यू आता है हमारा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से। तो अभी हाईली डिपेंडेंट तो है, बट जैसे-जैसे इंश्योरेंस वाला सेगमेंट इनका बढ़ता जाएगा, उतना डिपेंडेंस ऑन द कैपिटल मार्केट इनका रिड्यूस होता जाएगा। मतलब उतना ज़्यादा ये मार्केट से थोड़े से डीलिंक होते जाएँगे कि भाई मार्केट में उठा-पटक से इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड ऑफ द डे जब तक आपका म्यूचुअल फंड वाला सेगमेंट है, फ़र्क तो आपको पड़ेगा, बट आप उसके इफेक्ट को थोड़ा-सा रिड्यूस कर पाओगे। तो अभी 80% आ रहा है हमारे म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट से, 14% आ रहा है इंश्योरेंस प्रोडक्ट से, और ये अगर मैं 2-3 साल पहले की बात करूँ तो ये 3-4% के आस-पास हुआ करता था। तो 4% से 14% ले गए। तो मतलब अच्छा ग्रोथ देखने को मिला हमें इंश्योरेंस वाले बिज़नेस में भी। और इंश्योरेंस वाले बिज़नेस में क्या होता है, सारी की सारी कहानी प्रीमियम की होती है कि आप कितना ज़्यादा प्रीमियम कलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे आपने सपोज़ लाइफ इंश्योरेंस दे दिया, तो आपने अगर सपोज़ किसी 25 साल के आदमी को लाइफ इंश्योरेंस बेच दिया, तो आपको हर साल प्रीमियम आता रहेगा, बट आपका आपका पैसा आपकी जेब से कब जाएगा, जब वो आदमी मर जाएगा, या फिर ऐसा कहें उसको कोई कोई डिसेबिलिटी हो जाएगी, तब जाके वो लाइफ इंश्योरेंस क्लेम आएगा। तो इसमें तो यही होता है, आप कहानी यही होती है कि आप प्रीमियम पे प्रीमियम, प्रीमियम पे प्रीमियम कलेक्ट करते जाओ, और उसके ऊपर वो जो फ्लोट बन रहा है, उस फ्लोट के पैसे से कमाई करो। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ द इंश्योरेंस बिज़नेस जो ये लोग कर रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इन्होंने नई-नई कंपनियों के साथ भी टाई अप कर लिया है। तो अब इन टोटल इनके पास 32 कंपनी का टाई अप है इन द इंश्योरेंस सेक्टर, जो अलग-अलग प्रोडक्ट बेचती हैं। जनरल इंश्योरेंस भी बेचती हैं, कार इंश्योरेंस भी बेचती हैं, और आपका मतलब हर तरीके का इंश्योरेंस बेचती हैं बेसिकली। तो 14% आता है इंश्योरेंस बिज़नेस से, 3.5% आता है हमारे स्टॉक ब्रोकिंग वाले बिज़नेस से। तो मतलब देखो कितना छोटा कंट्रीब्यूशन है स्टॉक ब्रोकिंग का। और बचा हुआ 3.5% आता है हमारे अदर वाले सेगमेंट में से, मतलब वो जो अनलिस्टेड शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें बिकवाने का 3.5% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है। अब आ जाते हैं हम इनके म्यूचुअल फंड वाले एयूएम पे, कि भाई वो सबसे सबसे बड़ा 80% वही कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसका एयूएम में कितना ग्रोथ आया, वहां पर रेवेन्यू कितना बढ़ा, वो सारी चीजें देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड एयूएम की, तो वो बड़ा 52% ऑन वाई लेवल। ये बहुत बढ़िया ग्रोथ रेट है। ये इंडस्ट्री में शायद सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। अभी तक में जितनी भी कंपनी पढ़ी हमने, काफी सारी एएमसी भी कंपनी पढ़ ली, बट किसी का भी एयूएम ग्रोथ 52% के आसपास का नहीं था, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो जो हाईएस्ट भी था वो शायद एचडीएफसी एएमसी का था, जो 48% के आसपास है। वो फिर भी वेरीफाई करना पड़ेगा, बट हाँ, इंडस्ट्री एवरेज से तो बहुत ऊपर है। अगर मैं कह भी दूं कि कोई कंपनी का चलो ज्यादा भी आ रहा है, तो भी ये इंडस्ट्री एवरेज से तो कम नहीं है, इंडस्ट्री एवरेज से तो बहुत ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पैट की बात करें, तो पैट वाज अप 58% ऑन अ वाई लेवल। तो ये भी बहुत बढ़िया, क्यों आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, कि आपका जितना एयूएम बढ़ा उससे ज्यादा पेस पे आपका पैट बढ़ गया। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इक्विटी सेगमेंट की बात करें, तो यहाँ पर ये, अब आप ज्यादा रिलायंस कह लो, या ऐसा कह लो कि बढ़िया बात है, मतलब बढ़िया भी है और बुरा भी है। अगर मैं बात करूं इनके टोटल एयूएम में से इक्विटी वाला सेगमेंट कितना है, तो 97% इक्विटी है। अब देखो, अगर आप बात करो इक्विटी में, आपको ज्यादा फीस मिलेगी, ज्यादा कमीशन मिलेगा, सब कुछ आपको, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ज्यादा आएगी, आपको ज्यादा मार्जिन मिलेंगे इन इक्विटी सेगमेंट। बट जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा ना, तो सबसे ज्यादा ठुकाई भी इक्विटी वाले सेगमेंट की होगी। तो मतलब ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से देख सकते हैं, कि जब तक बुल मार्केट चल रहा है तब तक बहुत पॉजिटिव चीज है, और जब बुल मार्केट खत्म होगा तब आप यही कहोगे कि भाई दूसरी कंपनियों के पास डेट फंड्स भी हैं, डेट का भी एयूएम अच्छा है, तो डेट वाले में कुछ ज्यादा उठापटक होती नहीं है, वहां रिडम्पशन आता नहीं है, तो उनको कमीशन मिलता रहेगा। तो ठीक है, इसका इसका कोई कुछ ज्यादा कह नहीं सकते। अगर हम बात करें इक्विटी सेगमेंट, हमने बता ही दिया कि 97% ऑफ द टोटल एयूएम है, और इन्होंने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया ही ऑन अ वाई लेवल। अब ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2-2.5% के आसपास, 2.52%, मतलब बहुत छोटा सा अभी इनका मार्केट है। देखो इंडिया में एयूएम मतलब इक्विटी इक्विटी सेगमेंट में म्यूचुअल फंड मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और उसमें अपना धीरे धीरे अपना पैर जमा रहे हैं। अभी इनका अगर मैं वाई लेवल पे बात करूं, तो पिछले साल इनका 2.4% के आसपास का मार्केट शेयर था, जो इस बार बढ़कर 2.5% के आसपास का मार्केट शेयर हो गया। तो ठीक है, मतलब ग्रोथ बहुत बढ़िया आ रहा है, ग्रोथ में कहीं पर भी दिक्कत नहीं देखने को मिल रही। अब फिर हम देख लेते हैं इनका बी 30 सिटी से कितना कंट्रीब्यूशन आता है, और T30 सिटी से कितना कंट्रीब्यूशन आता है। देखो जितना ज्यादा बी 30 सिटी से कंट्रीब्यूशन आएगा ना, उतना ज्यादा अच्छा है। अगर इनकी बात करूं, तो इनका 20% ऑफ द ईवीएम कम्स फ्रॉम द बी 30 सिटीज। अब ये इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर है, पूरी इंडस्ट्री का ये रह रहा है करीबन 18% के आसपास है। अरे बी 30 सिटीज का क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। बी 30 सिटीज मतलब ये जो आपकी थोड़ी सी गांव वाला एरिया है, जो जो मतलब एकदम मेट्रो सिटीज नहीं है, मतलब आप ज्यादा अंडर डीप पेनिट्रेशन करके जो आप एयूएम लेके आ रहे हो ना, वो और भी बेहतर चीज है। एक तो ये हो गया कि भाई दिल्ली मुंबई जयपुर में रहने वाले लोग तो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे ही ना, वो तो उनके पास ज्यादा पैसा है, उनके पास सारी चीजें ज्यादा फैसिलिटीज हैं, वो जाके तो आपके फंड में इन्वेस्ट करेंगे ही ना। बट आप गांव में पेनिट्रेशन करके,
टियर 2, 3, 4, 5 सिटीज़ में घुस के कितना कितना ज़्यादा एयूएम लेके आ पा रहे हो, वो हमें पता चलता है B30 सिटीज़ से। तो इनका B30 सिटीज़ से कंट्रीब्यूशन आता है 20% वर्सेस द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 18%। तो यहाँ पर भी ये इंडस्ट्री लेवल से तो ज़्यादा बेहतर ही काम कर रहे हैं, और बचा हुआ 80% आता है हमारा T30 सिटी से। और एसआईपी इनफ्लो की बात करूं, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि भाई एसआईपी क्या है, एसआईपी में कहानी क्या है, एसआईपी ज्यादा स्टिकी होती है, एसआईपी आप जनरली बंद नहीं करते। अगर स्टॉक मार्केट्स नीचे गिरने लग गए तो कल से आप लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर दोगे, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि चलो भाई 5 लाख रुपए मार्केट में डाल देते हैं, बट आपकी एसआईपी चलती रहेगी। लमसम इन्वेस्टमेंट बंद हो जाता है, एसआईपी चलता रहता है। तो जितना किसी का पास एसआईपी का एयूएम है, एसआईपी का कंट्रीब्यूशन बड़ा है, तो उतना अच्छा उस कंपनी के लिए रहता है, क्योंकि एसआईपी आर जनरली स्टिकी, वो इतनी जल्दी बंद होती नहीं है। तो अगर इनकी बात करूं तो इनका एसआईपी इनफ्लोस इंक्रीज्ड बाय 43% ऑन अ वाई लेवल। और अब अगर पूरे क्वार्टर में जितना भी पैसा आ रहा है, जितना भी इनफ्लो आ रहा है इनके फंड्स में, इनके बेचे हुए फंड्स में, उसका 38% के आसपास कंट्रीब्यूशन करता है। तो मतलब बचा हुआ जो 62% है वो आ रहा है लमसम, और 38% कांस्टेंट है वो आ रहा है एसआईपी इनफ्लोस। तो चलिए, यही थी कहानी प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में। बहुत बढ़िया कंपनी, कैपिटल मार्केट लिंक स्टॉक है, तो बुल मार्केट में तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देना ही चाहिए, और इन्होंने बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया भी। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।